हेलो स्टूडेंट्स। हाउ आर यू स्टूडेंट्स? कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये हर किस्म के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस टॉपिक में से क्वेश्चंस आते हैं। ख्वाह आप नीट का एग्ज़ाम दे रहे हों, जे मेंस का दे रहे हों, एमडी कैट का दे रहे हो, कोई भी दे रहे हो, उसके अंदर से इस टॉपिक के अंदर से ज़रूर एक दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आपने ज़रूर देखना है और समझना है। इससे पहले हमने वीडियो के अंदर देखा था, इससे पहले जो लेक्चर था हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज़ के अंदर, वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उसके अंदर हमने क्या किया, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर उसके पास्टुलेट देखे, उसके डिफेक्ट्स देखे, यानी उसकी जो ड्रॉबैक्स थे वो देखे, और साथ ही हमने प्लाम पुडिंग मॉडल भी जे जे थॉमसन का देखा था। लेकिन क्योंकि रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो उस तरह से एटॉमिक स्ट्रक्चर को पेश नहीं कर सका था, तो लिहाजा बोर ने जो है वो फिर अपना एक मॉडल प्रपोज किया जो कि अभी उसको यानी उसको सही माना जाता है। तो बोर एटॉमिक मॉडल इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे, इसकी पास्टुलेट्स देखेंगे और इसकी जो एप्लीकेशंस हैं यानी जो डेरिवेशंस इसने की हैं, रेडियस की, एनर्जी की, फ्रीक्वेंसी की, वेव लेंथ की, इसी तरह से वेव नंबर की, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे। तो इसके पास्टुलेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप डेरिवेशन देखना चाहते हैं, यानी जो आपने डेरिवेशन देखनी है, इसकी एप्लीकेशंस देखनी है बोहर मॉडल की, उससे पहले आप इसको इसके पास्टुलेट्स और इसकी यानी जो इसने प्रपोज किया था मॉडल, वो आपको पता होना चाहिए। तो इस वीडियो के अंदर हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक करते हैं अभी से, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि सारी जितनी भी हम लेक्चर डालते हैं वो आपको उसी वक्त मिल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल की। बोर्स एटॉमिक मॉडल को, जैसा कि नाम से जाहिर हो रहा है, इसको नील बोर ने फॉर द यानी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद पेश करना किया। और इस एटॉमिक मॉडल के अंदर एक ख़ास बात ये थी कि जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर जो डिफेक्ट्स थे, जो ड्रॉबैक्स थे, वो बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर पूरे कर दिए गए। यानी जैसे मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर कि रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और साथ में स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन यानी एटम का, उसको उसने डिस्कस नहीं किया था। लेकिन बोर एटॉमिक मॉडल के अंदर ये दोनों चीज़ें वो डिस्कस करता है और एक जो हम कह सकते हैं बिल्कुल एक्यूरेट जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो हमारे सामने पेश करता है। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आपने ये बात जहन में रखनी है, अगर आप पेपर के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर इसको लिख रहे हो तो ये बात आपने जहन में रखनी है कि इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आप क्या लिखेंगे। इसके इंट्रोडक्शन के अंदर आप लिखेंगे कि नील बोर वो साइंटिस्ट था, डैनिश फिजिसिस्ट था, जिसने सबसे पहले बोर एटॉमिक मॉडल को पेश किया था ऑन द बेसिस ऑफ प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। यानी प्लांक्स क्वांटम थ्योरी को यूज़ करते हुए इसने अपना जो मॉडल है उसको पेश किया। अब इसके बाद हम पास्टुलेट्स की बात करते हैं। सबसे पहला जो पास्टुलेट है हमारे पास बोर एटॉमिक मॉडल का, वो यहाँ पर मैं आपके लिए लिखता हूँ। हमारे पास पहला जो पास्टुलेट था वो इजी है। जैसा कि रदरफोर्ड ने भी कहा था कि जो एटम का सेंट्रल पार्ट है, यानी एटम का जो सेंटर वाला रीजन है, वो हमारे पास न्यूक्लियस कहलाता है। सेंटर रीजन क्या कहलाता है? न्यूक्लियस कहलाता है। तो ये सबसे पहले बात तो ये रदरफोर्ड ने भी की थी। उसने पूरा एक्सपेरिमेंट करके परफॉर्म किया था और बताया था कि एटम के सेंटर के अंदर न्यूक्लियस है। तो बोर ने भी पहला पास्टुलेट यही रखा कि एटम जो है उसका जो सेंटर रीजन है वहां पर न्यूक्लियस पाया जाता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो ये सबसे पहला पास्टुलेट आ गया। दूसरे पास्टुलेट की बात करें तो दूसरा पास्टुलेट जो था हमारे पास बोर का, वो इंपॉर्टेंट पास्टुलेट था जो कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी किसी हद तक जो है यहाँ पर एक्सप्लेन करता है दूसरे पास्टुलेट्स के अंदर। लेकिन जैसे आप सारे पास्टुलेट्स देखेंगे तो आप जान सकेंगे कि ये जो मॉडल था, एटॉमिक मॉडल बोर ने जो पेश किया था, वो बिल्कुल एक्यूरेट था, जो कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को हर लिहाज से जो है वो सही डिफाइन कर रहा था, सही बता रहा था। तो दूसरा हमारे पास जो पास्टुलेट आता है बोर एटॉमिक मॉडल का, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन, पहले मैं लिख लेता हूं फिर उसके बाद आपके लिए ये सारा एक्सप्लेन करता हूं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड the nucleus in fix around the nucleus in fix circular shells या ऑर्बिट्स। तो अब यहां पर आपने समझना है इस बात को।
अब साथ साथ में रदरफोर्ड की भी बातें आपको बताता चाहता हूँ, उसके साथ कंपेयर करके हम चलते हैं ताकि ज़्यादा आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। तो रदरफोर्ड ने ये कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस, लेकिन उसने कहा था कि ये सर्कुलर पाथ के अंदर रिवॉल्व करता है। उसने ऑर्बिट्स की या फिक्स जो एनर्जी लेवल्स है उनकी बात नहीं की। तो बोहर वो पहला बंदा था जिसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस तो मूव करता है, लेकिन एक फिक्स सर्कुलर शेल या ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। अब यहाँ पर जो फिक्स की बात की है यहाँ पर इसने कि फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट्स, इसका ये मतलब है कि इन यानी इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस की, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ। ये अगर मिसाल के तौर पर एक न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन मौजूद है, तो इस वजह से न्यूक्लियस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो इसके इर्द गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ्स हैं जिनको हम ऑर्बिट्स कहते हैं, जहां पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है। जबकि जो रदरफोर्ड था उसने उसने इस चीज़ की बात नहीं की कि वो फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। तो लिहाजा जो हमारे पास बोर था उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स सर्कुलर पाथ मूव करते हैं, और इस फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर उनकी जो एनर्जी होती है वो भी फिक्स होती है, उनकी जो वेलोसिटी होती है वो भी फिक्स होती है। तो ये दो बातें भी आपने याद रखनी है कि जब इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर, फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, तो उस इलेक्ट्रॉन की उस एनर्जी लेवल के अंदर, उस ऑर्बिट के अंदर एनर्जी और वेलोसिटी जो है वो फिक्स होती है, वो चेंज नहीं होती। यानी एक फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर ना तो इलेक्ट्रॉन गेन करता है एनर्जी और ना ही लूज करता है। तो ये बात आपने समझनी है। दूसरा जो पास्टुलेट है हमारा वो ये कहता है। तो यहां तक आपको बातें कुछ ना कुछ समझ आ रही होंगी। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पास्टुलेट की। तो तीसरा पास्टुलेट हमारे पास जो बोहर ने दिया था वो क्वांटाइजेशन कंडीशन दी थी। अब क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है उसको डिस्कस करते हैं। यहां पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने समझना होगा कि क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है। क्वांटाइजेशन कंडीशन, अब इसको जरा डिस्कस करते हैं। अब इस कंडीशन या क्वांटाइजेशन कंडीशन क्या है कि रदरफोर्ड ने कहा, हमारे पास बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स ओनली दो सर्कुलर पाथ्स फॉर विच द एंगुलर मोमेंटम इज द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। अब यहां पर उसने क्या कहा, यहां पर मैं लिख देता हूं। उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी लेवल या उस ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं जहां पर जो एंगुलर मोमेंटम है, यहां पर मैं लिख देता हूं, एंगुलर मोमेंटम को हम L से डोनेट करते हैं। तो L जो है हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है, यानी जो एंगुलर मोमेंटम है उस इलेक्ट्रॉन का उस शेल के अंदर वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 पाई। यानी जो इलेक्ट्रॉन किसी फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करता है तो उसका जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई। अब h/2 पाई यहाँ पर क्या है, h जो है हमारे पास वो प्लांक्स क्वांटम है, प्लांक्स जो है कांस्टेंट है, और प्लांक्स कांस्टेंट की जो वैल्यू आती है हमारे पास वो होती है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये वैल्यू आपने याद रखनी है क्योंकि बहुत सारे न्यूमेरिकल्स के अंदर और बहुत सारी कम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इस प्लांक्स क्वांटम की यूनिट पूछ ली जाती है जो कि जूल सेकंड है, या फिर इसकी वैल्यू पूछ ली जाती है। तो ये आपने ध्यान में रखना है। तो इस कंडीशन के मुताबिक बोर ने ये कहा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर अगर मूव करता है तो उस फिक्स ऑर्बिट के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन का वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई के। अब इंटीग्रल मल्टीपल का यहाँ पर क्या मतलब है? इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब ये है कि यानी जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वो इंटीजर्स के मल्टीपल होगा। इंटीजर्स के मल्टीपल होने का मतलब ये है कि यहां पर अगर मैं एक्सप्लेन करूं आपको, तो यानी इलेक्ट्रॉन की एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू होगी वो या तो होगी h/2 पाई, या वो होगी 2h/2 पाई, या वो होगी 3h/2 पाई। यानी इंटीजर्स जो है उनके साथ आपने सिंपली h/2 पाई को मल्टीप्लाई करने जाना है। अब ये ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन का जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी वैल्यू फ्रिक्शंस के अंदर होगी जैसे 4/3 या ऐसे कोई भी वैल्यू ऐसे नहीं होगी, ना ही कोई पॉइंट्स की सूरत में होगी जैसे 1.5 2.5 कोई भी हम ले लें, तो ऐसे नहीं होगी। बल्कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम होगा वह इंटीग्रल मल्टीपल होगा, इंटीजर्स का मल्टीपल होगा।
ये बात आपने यहाँ पर समझनी है। तो इसी वजह से कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम है एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर वो क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज का मतलब ये है कि वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा। तो ये बात आपने यहाँ पर समझ लेनी है। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम की कि एंगुलर मोमेंटम क्या होता है। तो एंगुलर मोमेंटम एक फिजिकल क्वांटिटी है, यानी फिजिक्स के अंदर आप पढ़ते हैं। तो इसकी हम अगर बात करें एंगुलर मोमेंटम की, तो एंगुलर मोमेंटम को मैंने आपको बताया कि डिनोट इसको किसके साथ करते हैं, हम एल के साथ करते हैं। और इसकी वैल्यू क्या होती है, ये एंगुलर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका फार्मूला होता है हमारे पास आर इंटू यानी आर क्रॉस पी। पी जो है हमारे पास मोमेंटम है और मोमेंटम का जो मूवमेंट है वो एंगुलर मोमेंटम कहलाता है। अब कैसे, यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ऑर्बिट है। हम मिसाल के तौर पर लेते हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास m है, उसका मास m है और उसकी वेलोसिटी यहां पर ये है। इस तरह से जब वो इलेक्ट्रॉन यहां पर मूव करता है तो उसका मास m होता है और उसकी वेलोसिटी जो है यहां पर नीचे की तरफ आ जाती है। उस तरह से जब यहां पर मूव करता है तो ये और इसकी वेलोसिटी ये है। अब इस फार्मूले के मुताबिक जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो आर क्रॉस पी है। क्रॉस यहाँ पर क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट को यूज करता है, शो करता है। आपने ये वेक्टर्स के अंदर पढ़ा होगा, वेक्टर्स वाले चैप्टर के अंदर। तो सिंपली यहाँ पर हम लिखते हैं L इज इक्वल टू आर। अब क्रॉस है, क्रॉस की जगह पर आप जानते हैं कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है उसके लिए हम साइन थीटा यूज करते हैं और मोमेंटम की वैल्यू डालेंगे और मोमेंटम आप जानते हैं वो होता है एम वी। एम वी जहां पर जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां पर अगर आप गौर करें तो ये रेडियस है जो ऑर्बिट और न्यूक्लियस के दरमियान है, ये रेडियस है। अब इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो 90 है। तो यहां पर हम इस पुट करेंगे तो हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आएगी वो आएगी एम वी आर साइन 90। अब साइन 90 क्या होता है, साइन 90 हमारे पास होता है 1। तो हमारे पास सिंपली जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ जाएगी वो एम वी आर आ जाएगी। अब यहाँ पर जो ये वैल्यूज़ हैं कि साइन 90, साइन 30, साइन 45 या tan की या cos की, तो इसके ऊपर मैं एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ। जो ट्रिक है उसकी मदद से भी आप इन वैल्यूज़ को आसानी से निकाल सकते हैं। आपको इनको याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको मैंने एक फिंगर जो हैंड वाली ट्रिक है वो बताई है, उसका भी ऊपर मैं लिंक दे दूंगा। आप आई बटन पर उस पर क्लिक कर कर उसको भी देख सकते हैं, वो भी आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। आपको ये सारी ट्रिग्नोमेट्रिक जो वैल्यूज़ हैं वो आसानी से याद हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने एंगुलर मोमेंटम को भी देख लिया है। अब हम जाते हैं आगे थोड़ा सा। तो अब हम बात करते हैं, अब जी जो फार्मूला है हमारे पास, जो हमने बात की कि जो हमारे पास एंगुलर मोमेंटम है वो इक्वल होता है इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2 तो इंटीग्रल मल्टीपल है तो हम उसको लिख लेते हैं ऐसे n h/2। अब यहाँ पर जो n है वो हमारे पास क्या है, इंटीजर्स हैं। वो हमारे पास 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 और अप टू सो ऑन हो सकता है। और यहाँ पर जो एंगुलर मोमेंटम है उसकी हम वैल्यू पुट करते हैं, जो यहाँ पर हमने निकाली है वो हमारे पास आ जाएगी एम वी आर इज इक्वल टू एन h/2। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 आ जाती है। इस इक्वेशन 1 को आपने अपने पास नोट कर लेना है कॉपी के अंदर। तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1। इसको हम आगे यूज करेंगे मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स के अंदर। तो यहाँ से आपने इस वैल्यू को भी ध्यान में रखना है। अब यहाँ पर जो n है वो एक तो इंटीजर्स को शो कर रहा है, दूसरा ये शेल नंबर को भी शो कर रहा है। यहाँ पर कैसे ये शेल नंबर को शो करता है, जैसा कि बोर्स ने दिया कि n इज इक्वल टू अगर 1 होगी n की वैल्यू तो वो k शेल के लिए होगी, अगर n की वैल्यू 2 होगी तो वो एल शेल के लिए होगी, एन की वैल्यू इसी तरह से 3 होगी तो वो एम शेल के लिए होगी। तो इसी तरह से आप उसवान आप चलते जाएंगे। तो आपने ये बात रखनी है कि एम वी आर इज इक्वल टू एन h/2 होता है, यानी एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 के। तो यहां तक ये बातें आपने समझ लेनी है। अब जो चौथा पास्टुलेट है वो निहायत इंपॉर्टेंट है, जो कि स्टेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन के हवाले से है। वो किस तरह से है कि चौथे पास्टुलेट के अंदर हमारे पास वो ये कहता है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है जो फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करता है, वो इलेक्ट्रॉन ना तो एनर्जी को गेन करता है और ना ही एनर्जी को लूज करता है। अब यहां पर आपने समझना है कि ये क्या बात यहां पर चल रही है, यानी जो हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी अपनी नहीं होती, बल्कि जिस ऑर्बिट के अंदर, जिस फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर वो मूव करता है उसकी एनर्जी जो है उसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जो है प्लेस किया जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि बोहर ने यहाँ पर जो ऑर्बिट्स थे उनको एक नया नाम दिया, और वो नया नाम क्या था, स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स। स्टेशनरी एनर्जी लेवल्स का ये मतलब है कि जो एनर्जी लेवल है उसकी एक अपनी वैल्यू होती है। जैसे हम मिसाल के तौर पर क्लास की अगर एग्जाम्पल लें तो क्लास के अंदर क्या होता है कि अगर मैं कहूँ
हूं कि जो फर्स्ट बेंच है, जो फर्स्ट रो के अंदर मैंने लगाए हैं, वहां पर सिर्फ 90% वाले बच्चे बैठेंगे। जिनके एग्जाम के अंदर 90% मार्क्स आए हैं वो उन फ्रंट सीट्स के ऊपर बैठेंगे। इस तरह मैं कहता हूं कि उन फ्रंट सीट से 1 मीटर फासले पर दूसरी रो लगेगी जिसके अंदर 80% वाले बच्चे बैठेंगे। अब यहां पर मैंने एक डिवीजन कर दी एनर्जी के हवाले से, इसको आप एनर्जी के साथ रिलेट करें। जैसे मैंने 90% वाले बच्चों को फ्रंट सीट पर बिठाया है, वो एक मखसूस जगह पर बैठाया है, इसी तरह से 1 मीटर फासले पर दूसरों को बैठाया है, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। जो इलेक्ट्रॉन है वो भी जो न्यूक्लियस है उससे कुछ ना कुछ डिस्टेंस पर पाया जाता है, और वो डिस्टेंस जो है वो यानी उसका अपना एनर्जी के हवाले से होता है। यानी अगर इलेक्ट्रॉन हम कहें जिनकी एनर्जी ज़्यादा होती है तो वो न्यूक्लियस के जो है इस शेल के अंदर पाए जाएंगे। जैसे n की वैल्यू 1 होगी तो वो k शेल के अंदर होंगे, n की वैल्यू 2 होगी तो वो l शेल के अंदर होंगे, इसी तरह से अप टू सो ऑन। तो जब बोहर ने ये कहा कि जब इलेक्ट्रॉन एक मखसूस एनर्जी लेवल के अंदर हो, उसकी एक अपनी एनर्जी हो, तो वहां पर वो ना एनर्जी को गेन करता है और ना ही लूज करता है। जबकि मैक्सवेल ने यह कहा था, जो कि मैंने आपको बताया था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के अंदर, उसने ये कहा था कि एक जो चार्ज पार्टिकल होता है जब वो सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करता है तो वो एनर्जी को रेडिएट करता है। एनर्जी को जब लूज करता है तो वो जाकर फिर जो है न्यूक्लियस के साथ कोलाइड कर जाता है और एटम खत्म हो जाता है। जबकि यहाँ पर बोर ने उसकी जो है ड्रॉबैक्स को ओवरकम करने के लिए उसने ये बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव करता है जहाँ पर उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, और वो उसी सूरत के अंदर जो है एक जगह से दूसरी जगह जंप करता है जब वो एनर्जी को गेन करे या लॉस करे। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ टॉपिक को। अब इसका जो पांचवा जो पास्टुलेट था बोर का, वो ये था कि इलेक्ट्रॉन उसी जब भी एनर्जी को गेन करता है तो वो लोअर शेल से हायर शेल के अंदर चला जाता है। यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको सारा एक्सप्लेन करता हूँ क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने अच्छे तरीके से समझना है। यानी मिसाल के तौर पर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द हमारे पास ये एक एनर्जी लेवल है मखसूस जिसके अंदर अपनी एनर्जी है, दूसरा हमारे पास ये है, इस तरह से अप टू सो ऑन ये हमारे पास एक और आता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर मैं ड्रॉ करके आपको बताता हूँ, ये अगर इलेक्ट्रॉन है तो इसकी एक अपनी मखसूस एनर्जी है, एक अपनी वेलोसिटी है जिसके साथ वो इस ऑर्बिट के अंदर मूव करता है। अब इलेक्ट्रॉन जो है जब भी एनर्जी गेन करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन जो है लोअर शेल से हायर शेल के अंदर जंप कर जाएगा। अब एनर्जी इसने गेन की मिसाल के तौर के ऊपर, तो इसने एनर्जी गेन करते ही ऊपर वाले शेल के अंदर आ गया। अगर ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी को रिलीज करेगा तो ये दोबारा से नीचे वाले शेल के अंदर आ जाएगा। जैसा कि हम कहते हैं कि अगर एक स्टूडेंट है वो 7th क्लास के अंदर पढ़ता है तो अगर वो अच्छे ग्रेड्स लेगा, पास करेगा, एग्जाम के अंदर पास हो जाएगा तो वो 8 के अंदर प्रमोट कर दिया जाएगा, और अगर वो फेल हो जाता है तो वो 8 से दोबारा 7 के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है। एक मखसूस एनर्जी शेल के अंदर जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है तो वो हायर शेल के अंदर चला जाता है, हायर ग्रेड के अंदर चला जाता है, लेकिन जब वो एनर्जी को लूज करता है तो वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है। तो ये कंसेप्ट यहाँ पर था जो कि स्टेबिलिटी को भी एक्सप्लेन कर रहा था और सारे के सारे एटॉमिक स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लेन कर रहा था। तो यहाँ पर ये बात भी आपने समझ लेनी है। अब यहाँ पर उसने एक और पास्टुलेट ये दिया कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो कि मैक्सवेल ने कहा था कि जब जो इलेक्ट्रॉन है वो जब मूव करता है सर्कुलर पाथ के अंदर तो वो रेडिएट करता है एनर्जी को। वो यहाँ पर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि ये रेडिएट नहीं करता, ये उसी सूरत में एनर्जी को रेडिएट या गेन करता है जब ये गेन करेगा तो अपर शेल के अंदर चला जाएगा और लूज करेगा तो लोअर शेल के अंदर आ जाएगा। अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो चेंज इन एनर्जी वहाँ पर होता है, जब ये गेन या लूज एनर्जी करते हैं तो चेंज इन एनर्जी जो है हम इस इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं कि डेल्टा H इज इक्वल टू HE2 माइनस E1, और यहाँ पर ये सारा इक्वल आ जाता है HV के। यहाँ पर जो H है प्लांक्स क्वांटम कांस्टेंट है और V जो है हमारे पास वो फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशंस है जो कि एमिट होती हैं या ऑब्जॉर्व होती हैं इस प्रोसेस के दौरान। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है सर्कल के अंदर अराउंड द न्यूक्लियस। अब जैसा कि आपने देखा होगा सन के इर्द गिर्द जैसे कि अर्थ मूव करती है, वो कैसे मूव करती है, जो सन है वो अर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है और उस फोर्स को हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। वो ग्रेविटेशनल क्या प्रोवाइड करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स, यानी जो अर्थ है उसको सर्कल के अंदर मूव करवाती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन के साथ भी होता है कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक चार्ज पार्टिकल है और जो न्यूक्लियस है वो भी चार्ज पार्टिकल है क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन मौजूद है और उसका जो पूरा चार्ज आ जाता है न्यूक्लियस के अंदर वो पॉजिटिव आ जाता है। तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल्स हैं, जो जब दो चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है तो उसको हम
कौन सी फोर्स कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं। ये इलेक्ट्रो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, बोर के मुताबिक ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को सर्कल के अंदर मूव करवाती है। तो यहां पर दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान अट्रैक्शन है, यही अट्रैक्शन जो है इलेक्ट्रॉन को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर, एक फिक्स सर्कुलर पाथ के अंदर मूव करवाती है। अब यहां पर दोनों फोर्सेस को मैं यहां पर एक्सप्लेन करता हूं कि ये दोनों फोर्सेस के फार्मूलाज क्या हैं और किस तरह से एक्सप्लेन है। मिसाल के तौर पर अगर यहां पर मैं ऊपर आपको बताऊं तो हमारे पास, या मैं नया पेज ले लेता हूं, यहां पर अगर बात करें तो ये हमारे पास Q1 चार्ज है, और इस तरह से हमारे पास ये Q2 चार्ज है। इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो R है। जब दो चार्जेस के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पैदा होती है तो उसको हम कौन सी फोर्स कहते हैं? उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो फार्मूला होता है हमारे पास, वो क्या होता है? वो हमारे पास होता है F = 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R²। यहां पर Q1 फर्स्ट चार्ज है, Q2 दूसरा चार्ज है, और R जो है इन दोनों के दरमियान रेडियस है, डिस्टेंस है, और ये जो वैल्यू है 1/4πε0, ये सारी की सारी कांस्टेंट वैल्यू है। इसी तरह से हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करें तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल वो फोर्स होती है जो कि एक चार्ज पार्टिकल को यानी सर्कल के अंदर मूव करवाने में मदद देती है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे पास किसकी इक्वल होती है? उसका फार्मूला क्या होता है? वो हमारे पास होता है mv² डिवाइडेड बाय r। यहां पर v वेलोसिटी है, r रेडियस है। तो ये हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स है जो कि एक बॉडी को, एक पार्टिकल को सर्कल के अंदर मूव करवाती है। अब यहां पर हम जाते हैं, इस जो इक्वेशन है इसके अंदर फार्मूलाज को पुट करते हैं। अब यहां पर एक और बात यहां पर आपको मैं क्लियर करता हूं कि अब यहां पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके अंदर, क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इसके अंदर चार्जेस हैं Q1 Q2, हम चार्जेस की जगह पर यहां पर इलेक्ट्रॉन और जो न्यूक्लियस है यानी प्रोटॉन्स हैं उनको पुट करेंगे। अब Q1 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, उसकी जगह पर Q1 की जगह पर इलेक्ट्रॉन की यानी पुट कर देंगे, और Q2 क्योंकि हमारे पास न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स है उसको शो करता है। अब न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं? अब जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं वो आप जानते हैं कि हम शो करते हैं एटॉमिक नंबर से। किससे? एटॉमिक नंबर से, क्योंकि एटॉमिक नंबर हम क्या पढ़ते हैं? एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर हमारे पास होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। तो जितना एटॉमिक नंबर होगा किसी भी एटम का, वही डिनोट करेगा कि उसके अंदर कितने ज्यादा या कितने प्रोटॉन्स हैं। तो एटॉमिक नंबर को हम सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं Z से, और एक प्रोटॉन के अंदर जो चार्ज होता है वो प्लस E होता है। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि Q2 जो चार्ज है वो हमारे पास प्लस ZE है, यानी Z एटॉमिक नंबर जितना जो है चार्ज प्रेजेंट है न्यूक्लियस के अंदर। तो जब हम इस इक्वेशन के अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू का आती है, वैल्यू हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की, वो आती है 1/4πε0 इंटू E जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, और प्लस जो इंटू ZE जो कि हमारे पास न्यूक्लियस का चार्ज है, ये आ गया डिवाइडेड बाय R²। और इस तरह से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी वैल्यू है हमारे पास mv² डिवाइडेड बाय r। तो ये एक और इक्वेशन हमारे पास आ गई जहां से हम रेडियस जो है इस जो एटम है उसका रेडियस भी मालूम करेंगे। तो इसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि इसका रेडियस, इसकी एनर्जी, इसकी फ्रीक्वेंसी, इसका वेव नंबर, इसकी वेव लेंथ हम किस तरह से मालूम करते हैं। तो इसको भी सिंपली आपने इक्वेशन 2 कर अपने पास नोट कर लेना है, क्योंकि जब हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो उसके अंदर हम ये सारी की सारी कैलकुलेशंस या एप्लीकेशन बोर एटॉमिक मॉडल को देखेंगे। तो यहां पर ये जो हमारे पास पास्टुलेट है ये भी कंप्लीट हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो जो सर्कल के अंदर मूव करता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से मूव करता है, और वो जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन जो है पाई जाती है, वो प्रोवाइड करती है सेंट्रीपिटल फोर्स इलेक्ट्रॉन को, जो कि सर्कल के अंदर मूव करने में मदद देती है। तो यहां पर ये पास्टुलेट भी हमारे पास कंप्लीट हो जाता है। तो दोबारा से समराइज कर देता हूं सारे लेक्चर को। बोर का जो सबसे पहला पास्टुलेट वो ये था कि एटम जो है वो सेंट्रल जो रीजन है एटम का वो न्यूक्लियस कहलाता है, जैसा कि रदरफोर्ड ने कहा। दूसरे नंबर पर उसने ये कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस इज फिक्स
सर्कुलर शेल्स, यानी वो एक फिक्स सर्कुलर शेल्स के अंदर मूव करते हैं विद फिक्स एनर्जी, विद फिक्स वेलोसिटी। ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लूज करता है। जब भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एक फिक्स ऑर्बिट की मैंने बात की कि एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर ना वो एनर्जी को लूज करता है ना गेन करता है। हाँ, अगर जब उसको हम एनर्जी देंगे, जब एनर्जी देंगे तो वो एक लोअर शेल से हायर शेल के अंदर प्रमोट हो जाएगा, और अगर वो एनर्जी को लूज करेगा तो वो हायर शेल से लोअर शेल के अंदर आ जाएगा। इसी तरह से जब जो इलेक्ट्रॉन का जो एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहा है, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है, वो एंगुलर मोमेंटम किसके ऊपर होता है? वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है h/2 पाई। इस वजह से हम कहते हैं कि जो एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्वांटाइज होता है, और उसकी वैल्यू यहाँ पर, और इसकी पूरी जो इक्वेशन है वो यहाँ पर मैंने निकाली है, वो आप देख सकते हैं। इसी तरह से हमने जो सेंट्रीपिटल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का जो यानी जो रिलेशन था वो भी यहाँ पर हमने निकाला है, जहाँ से हम आगे रेडियस को भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये आज का लेक्चर था जिसके अंदर हमने बोर एटॉमिक मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से देखा, डिटेल के साथ मैंने आपको एक्सप्लेन की, एक एक चीज़, एक एक पास्टुलेट एक्सप्लेन किया, ताकि क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके अंदर से बहुत सारा क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इससे भी ज़्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि उसके अंदर हम डिफरेंट फार्मूलाज देखेंगे, डिफरेंट डेरिवेशंस करेंगे। तो इसीलिए अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही हम वो लेक्चर डालें तो वो आपको आसानी के साथ मिल जाए। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि हमारा जो पर्पज़ है मेन वीडियो बनाने का वो यही है कि जो अराउंड द वर्ल्ड जो भी बच्चे हैं जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते डिफरेंट जो ट्यूशन फीस हैं, वो आसानी के साथ फ्री, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो पढ़ सकें घरों में बैठकर। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो हमारा 10,000 सब्सक्राइबर का माइलस्टोन है वो जल्दी से कंप्लीट हो जाए। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम डेरिवेशन देखेंगे और एप्लीकेशन ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।